नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं तेजपाल नायक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पिछली क्लासेज में डिस्कस कर रहे थे पब्लिक हेल्थ लॉ के बारे में, अपन ने कुछ पब्लिक हेल्थ लॉ के बारे में डिस्कस करी है ना, वो चाहे चाइल्ड से रिलेटेड हो या वुमेन से रिलेटेड हो। चाइल्ड से रिलेटेड जैसे कि वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड एक्ट, वो चाहे चिल्ड्रन मैरिज हो गया है ना, और वुमेन से रिलेटेड जैसे कि वो इक्वल वेजेज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, तो उन सब पे अपन डिस्कस कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज जिस पे अपन बात करेंगे, वो एक्ट, जिस एक्ट पे बात कर रहे हैं वो है MTP एक्ट 1971। इसकी फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है कि नहीं है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो आपको एबॉर्शन, है ना, सुना होगा सबने नाम एबॉर्शन। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, अगर मान लीजिए उनके जो बेबी है उनके अंदर उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो, तो उसको अगर मान लीजिए एबॉर्ट कराना हो तो किस रेगुलेशन या कुछ एक्ट के तहत होगा? वो आपको MTP एक्ट 1971 उसके तहत होगा। आप डायरेक्टली जाके किसी इंस्टीट्यूशन, मतलब कि हॉस्पिटल हो गया चाहे क्लिनिक हो गया, वहाँ पे आप जाके एबॉर्शन नहीं करवा सकते, है ना। उसके लिए आपको कुछ दलील देनी पड़ेगी कि नहीं भाई हमारे साथ ही मतलब कि ये प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए हम ये डिलीवरी कराएंगे तो इस डिलीवरी से माँ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चे के अंदर कोई ऐसी डिजीज है जो मतलब कि जो कंजेनाइटल है, जो क्योरेबल नहीं है ना, तो उस कोई कंडीशन आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, तभी आपकी एबॉर्शन हो सकता है। अन्यथा आप एबॉर्ट नहीं करा सकते डिलीवरी को, है ना। तो इसी को डिलीवरी को एबॉर्ट कराने के लिए ही भारत के अंदर जो सबसे पहला जो एक्ट लाया गया था वो था MTP एक्ट 1971। इसके जो मेन मुख्य उद्देश्य तो यही था कि जो जितने भी मतलब कि जो आपके जो डिलीवरी जो एबॉर्शन होते हैं, डिलीवरी एबॉर्ट कराना है वो कहाँ पे सेफ एबॉर्शन हो, कहाँ पर आपके, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन वो इस एक्ट के तहत आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक अस्पतालों के अंदर आपको ये सुविधा मिल सकती है एबॉर्शन की, वो आपको हर एक हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलती। वो ऑथोराइज्ड होते हैं, वो है ना, गवर्नमेंट से ऑथोराइज होते हैं, जहाँ पर वो आप डिलीवरी को एबॉर्ट करा सकते हो। वो प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, क्लिनिक है ना, क्लिनिक हॉस्पिटल वो हो सकता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन हैं जिसके तहत आप ये डिलीवरी को अबॉर्ट करा सकते हो या एबॉर्शन करा सकते हो, वो कौन कौन से है? तो कुछ कंडीशन होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप गए कि प्रेग्नेंट वुमन है, वो ले गए और कहा कि हमें डिलीवरी मतलब इसकी डिलीवरी अबॉर्ट करानी है, तो वो नहीं हो पाए। तो आपको उसका कंडीशन है वो कौन कौन सी? तो पहली कंडीशन आएगी मेडिकल ग्राउंड। उसके अंदर क्या है? टू अवॉइड डेंजर द लाइफ और रिस्क ऑफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि हाँ, अगर मान लीजिए आप उस बच्चे को डिलीवर करोगे तो डिलीवर कराने के साथ ही उस जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके साथ में कोई ऐसी मतलब कि वो जो फिजिकल उसके साथ में मतलब ये फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि मतलब कि वो उसकी जान पे बनाएगी माँ के ऊपर, या मेंटल हेल्थ उस पर प्रभाव पड़ेगा माँ की। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि भाई ये तो फिजिकल या और मेंटल हेल्थ वो इफेक्ट करेगी वुमेन की, है ना, तो हमें एबॉर्ट कराना है। तो पहली कंडीशन कौन सी होगी? मेडिकल। उसमें क्या है? टू अवॉइड डेंजर्स द लाइफ और रिस्क ऑफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमन। अगर जो डिलीवरी कर रही है जो वो वुमन है उसकी अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे अगर प्रभाव पड़ रहा है तो आप उसको उस डिलीवरी को आप एबॉर्ट करा सकते हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। सेकंड है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर ये है कि टू अवॉइड प्रेगनेंसी अराइजिंग फ्रॉम अ सेक्स क्राइम लाइक रेप और इंटरकोर्स विद ए ल्यूनेटिक वुमन। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए किसी ये वुमन के साथ में सेक्स क्राइम हुआ है, उसके साथ में रेप हुआ है या इंटरकोर्स हुआ है किसी ल्यूनेटिक मतलब किसी इनसेन। ल्यूनेटिक का मतलब है इनसेन, या आप ये के लिए मेंटली रिटायर्ड, है ना, मेंटली रिटायर्ड बोलो तो ज़्यादा है, समझ में आए। इनसेन वैसे तो जो मानसिक रूप से जो विकसित नहीं होते ना उनको कहते हैं ल्यूनेटिक। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो मतलब कि जो मानसिक रूप से अक्षम है ना, मानसिक रूप से अक्षम है और उसके साथ में कोई रेप हो गया या इंटरकोर्स हुआ है, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उस कंडीशन में भी आप
जो डिलीवरी है वो अबॉर्ट करा सकते हो, है ना। तो दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, टू अवॉइड प्रेगनेंसी अराइजिंग फ्रॉम अ सेक्स क्राइम। सेक्स क्राइम कैसे, जैसे कि रेप हुआ हो किसी के साथ में, या इंटरकोर्स विद द ल्यूनेटिक वुमन, अगर मान लीजिए किसी ने बाय फोर्स नहीं, लेकिन वो बहकाव में, रेप तो बाय फोर्स हो गया, लेकिन ये किसी के बहकाव में, अगर मान लीजिए कोई मेंटली रिटार्ड वुमन है, उसको क्या पता फोर्स करो या ना करो, मतलब कि इसके साथ हुआ तो अगर वो वुमन है वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका भी आप इस एक्ट के तहत डिलीवरी है वो एबॉर्ट करा सकते हो। दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी है यूजेनिक ग्राउंड। यूजेनिक में क्या आ रहा है, टू अवॉइड सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड इफ बोर्न वुड सफर डिफॉर्मिटी एंड डिजीज, यानी कि अगर मान लीजिए जो बेबी जो आएगा वो मान लीजिए कोई कंजेनाइटल डिजीज़ है उसके अंदर, है ना, या कोई ऐसी अनक्यूरेबल डिजीज़ है उसके अंदर जो क्यूर नहीं हो पाएगी, और कोई डिफॉर्मिटी है उसके अंदर, है ना, जो हमें लग रहा है कि यार ये मतलब कि ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा, तो उस बच्चे को डिलीवरी कराने से क्या मतलब आ रहा है, तो आप उसको क्या सोचोगे कि यार इससे अच्छा तो हम एबॉर्शन ही करा लेते हैं, है ना। तो ये कंडीशन, तीसरी जो महत्वपूर्ण कंडीशन है वो ये होगी यूजेनिक कंडीशन, टू अवॉइड सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड इफ बोर्न वुड सफर डिफॉर्मिटी एंड डिजीज। वो कोई ऐसी डिजीज के साथ या ऐसी डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हो रहा है कि जो क्यूरेबल नहीं है ना, तो उस कंडीशन में भी आप एबॉर्शन करा सकते हो। तो ये था एमटीपी एक्ट, समझ में आ गया ना आपके। एमटीपी एक्ट में क्या है, मतलब कि एमटीपी एक्ट क्यों लाया गया कि सेफ एबॉर्शन के लिए, मेनली इसका रीज़न क्या था कि भाई एबॉर्शन तो इस देश में होंगे लेकिन वो सेफ हो और उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई हो। यूँ नहीं कि मतलब ये आपका मन किया कि यार चलो मेरे तो ये वुमन है वो प्रेग्नेंट होगी लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो इसका एबॉर्शन कराना है। तो भाई भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक जो वुम होता है ना उसको भी राइट है बाहर मतलब कि दुनिया देखने का, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी को कोख में मार सकते हो। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो आपने मैं बताया था वो किस लिए था, वो इसीलिए तो था कि आप किसी के कोख में हत्या नहीं कर सकते, है ना। पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया इसलिए गया था। हालांकि वो जो गर्ल्स रेशियो, गर्ल्स बॉय रेशियो है वो भारत के अंदर वो गड़बड़ा है, उसके लिए उसमें भी कारगर आया था, उसमें भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन एक जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें जो राइट देता है वुम को, है ना, भ्रूण को, कि आप भ्रूण को भी इस दुनिया में आने का हक है, तो इसलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया, तो है कि नहीं। तो ये कुछ कंडीशन थी, समझ में आ गई आपके। पहली थी कि किन किन कंडीशन में आप ये अबॉर्शन करा सकते हो। तो पहली है मेडिकल ग्राउंड, दूसरी है ह्यूमैनिटेरियन, तीसरी है यूजेनिक। ये था आपके एमटीपी एक्ट। अब इसके अंदर संशोधन हुआ था, एमटीपी एक्ट के अंदर संशोधन हुआ था, वो हुआ था आपके 2004 के अंदर। 2004 के अंदर इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, है कि नहीं है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कौन से सन के अंदर इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो वो है 2004 के अंदर। ये तो अपने थे कुछ महत्वपूर्ण जो लॉ थे, अपने उनके बारे में डिस्कस कर लिए। अब कुछ एक और हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या RTI 2005। इसके अंदर ये एक्ट क्यों लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसकी, जो जितने भी अपने इंडिया के अंदर जो सरकारी डिपार्टमेंट है ना, आप उनके अंदर आप एक RTI का फॉर्म डालिए, आपको क्या जानकारी चाहिए वो जानकारी निकालने के लिए ही ये RTI
भारत के अंदर 2005 के अंदर ये लागू कानून लाया गया था, ताकि इससे पारदर्शिता, जो मतलब कि जितने भी जो मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिस है ना, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए ये एक्ट लाया गया, ट्रांसपेरेंसी, है ना। मेन कारण क्या था? ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी। जो ये अपने भारत के अंदर जितने भी जो मतलब कि इंस्टीट्यूशन काम करें, उनकी जवाबदेही तो बनती है ना। तो एक आम नागरिक को भी ये हक है कि भाई मुझे कोई जानकारी चाहिए तो मैं कहाँ से मांगूंगा। आप डायरेक्ट मतलब कि अगर मान लीजिए मुझे किसी डिपार्टमेंट की अगर मुझे जानकारी चाहिए तो मैं किससे पूछूं? तो भारत सरकार ने 2005 के अंदर ये कानून लाया कि आप एक RTI का फॉर्म लाइए, किस डिपार्टमेंट में डालना, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखिए और उस डिपार्टमेंट को आप पोस्ट कर दीजिए। क्या जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी आपको इस फॉर्म के तहत मिल जाएगी, है ना। आपको पास वाकईदा मतलब स्पीड पोस्ट है या मतलब कि बाय पोस्ट आपके पास लेटर आएगा, जो भी आपने जानकारी मांगी है वो सब आपको मिल जाएगी। एक एक्ट ये है। फिर मैं बात करूं एक एक्ट और, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2000 एक्ट। ये एक्ट किस लिए लाया गया था? ये एक्ट इसलिए लाया गया था जो अपने भारत के अंदर जो दवाएं बनती है उसको स्टैंडर्डाइज और रेगुलेट करने के लिए, है ना, कि उनका जो ड्रग फॉर्मुलेशन है वो कितना होना चाहिए, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, है ना। इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भारत के अंदर 2008 में एक एक्ट बना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना, जिसके अंदर चाहे वो ड्रग के अंदर जो फॉर्मूला है वो मतलब एक ड्रग बनाने के लिए आपको किस फॉर्मूला मतलब कितना फॉर्मूला है, वो उनकी एक रेगुलेशन और स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि आप आवश्यकता से ज़्यादा उस फॉर्मूले को मिला रहे हो, है ना, और मतलब कि कुछ ही बना रहे हो। तो इन सब को रोकने के लिए भारत के अंदर जो जितनी भी बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां उनको रेगुलेट करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया है 2008 के अंदर। और मैं अगर बात करूं मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, ये एक्ट किसके लिए लाया गया? ये एक्ट उनके लिए लाया गया जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप या मेंटली रिटायर्ड पर्सन है या जो मेंटली वीक पर्सन है ना, उनके लिए ये उनको क्या देता है? ये उनको ये सेफ्टी देता है, यानी कि उनको भी इस दुनिया में मतलब कि ये उनको भी हक है जीने का। जो मेंटली हेल्थ पर्सन होते हैं या मेंटली वीक पर्सन होते हैं ना, उनके लिए ये है, ये तो उनको देता ही है। साथ में इसके NHRC भी क्या करता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नाम सुना होगा ह्यूमन राइट वाले, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले भी जो मेंटली जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं ना, उनके जो राइट्स होते हैं उनको मतलब कि देखने का काम करते हैं, ना। अगर मान लीजिए उन पर कोई वॉयलेशन हो रहा है तो ये उनकी आवाज़ उठाते हैं ना कि ये इस पर कैसे वॉयलेशन हो रहा है। तो ये भी NHRC भी है, ये जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन होता है, ये जो पर्सन होते हैं ना, उनकी देख रेख करते हैं। एक एक्ट ये हो गया। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन या PFA (1954) प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि जो मतलब कि जो मिलावट करते हैं ना, जो खाने के अंदर या खाने वाली चीज़ों के अंदर जो मिलावट को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 1954 के अंदर, है ना। जो भी जितने भी है ना जो मिलावटखोरी जो आजकल होती है, कई बार आपने त्योहारों पे होती है मिलावटखोरी, है ना, तो उसको रोकने के लिए भारत के अंदर जो कानून बनाया गया था सबसे पहला वो है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन ऑफ 1954। इसको बाद में अमेंडमेंट करके 2006 के अंदर क्या नाम दिया था? FSSA
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इसका काम भी क्या है? इसका काम भी वही है जो इसके अंदर था, एडल्ट्रेशन को रोकना, प्रोहिबिशन, है ना, इसकी रोकथाम, एडल्ट्रेशन, ये जो मिलावट करते हैं उनको रोकने का काम यही करता है FSSA, जो 2006 के अंदर बना था। तो ये कुछ एक एक्ट थे इम्पोर्टेंट जिनके बारे में अपन ने डिस्कस की है ना। और तो इसमें आपके कुछ है नहीं ऐसा। एक एक्ट और देख लो, RTE, RTE 2005, राइट टू एजुकेशन। यानी कि भारत एक ऐसा देश है 135 कंट्रियों में जहां पर फंडामेंटल राइट है आपका एजुकेशन का, है ना। और किसी देश में ये मतलब कि हाँ ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन मस्ट है, लेकिन राइट नहीं है उनके पास, मतलब एंटाइटलमेंट नहीं है उनके पास में। एक तो एश्योरेंस होता है, वहाँ पे एश्योरेंस है, लेकिन यहाँ पे एंटाइटलमेंट है। आपको ये हक है कि भाई 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी है ना। तो ये आपका एंटाइटलमेंट हो गया, RTE के तहत आता है, राइट टू एजुकेशन। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने फंडामेंटल राइट के तहत इसको लाया है ना, राइट टू एजुकेशन के तहत। तो ये कुछ एक पब्लिक हेल्थ लॉ थे आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस की। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो उसकी डिस्कस अपन नेक्स्ट टॉपिक में ही करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो भी रहेगा अपना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।